गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मॉर्निंग सर। जी सर, क्लियर। तो आरसीसी स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। पहले थोड़ी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है। आर सी सी। फिर ये भी पढ़ेंगे हम कि आरसीसी को पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, इससे पहले क्या पढ़ते थे। ठीक है। आ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है आरसीसी? टेन फोर सिमट ग्रेट। ठीक है। तो ये तो हमें पता है। ठीक। पहले मैं आपको कुछ कोड बता देता हूँ। ठीक। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, फिर हम ये देखेंगे कि आरसीसी को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, कुछ थ्योरी मैं यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है, खुद ही मेन मेन चीजें सारी लिख लूंगा। ठीक है। और जो थ्योरी अगर कोई नहीं लिखूंगा तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। जैसे इंपॉर्टेंट कोड है हमारे पास, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कोड्स। सबसे पहला जो कोड है, ठीक है, वो है हमारा IS 456/2000। ठीक है। ये किसके लिए है? उसके आरसीसी। बाद, हाँ, बिल्कुल, उसके दूसरा है हमारा IS कोड 1893। ठीक है। तो पहले जैसे आपने बता दिया कि ये कोड जो है, ये जो जब भी आप क्या करोगे, आरसीसी का कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसको जब भी डिजाइन करोगे तो इसी कोड को देखोगे। ठीक है। इस कोड की PDF आपने डाउनलोड कर लेनी, नहीं तो मैं शेयर कर दूँ। डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। कोड में भी काफी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड हमारे पास डाटा होगा, ठीक है, हम उसी को रीड करेंगे। ठीक। क्या क्या चेंजेस आई है, थोड़ी बहुत आई है चेंजेस। ठीक। तो ज्यादा नहीं है। उसके बाद अगर बात करेंगे IS कोड 1893, ये कोड याद होने चाहिए हमें। ये क्या है हमारा? अर्थक्विक। अर्थक्विक रेजिस्टेंस। अगर हमको क्या करना है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जो अर्थक्विक को रेजिस्ट कर सके, तो इस कोड को देखेंगे हम। ठीक है। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा IS कोड 1392। ठीक है। एक कोड होता है IS कोड 3370। किसके लिए होता है IS कोड 3370? उसके बाद, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, 1343। ठीक है। उसके बाद एक कोड आ जाएगा आपका IS कोड 1905। और भी कोड्स हैं लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये जो कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 13920। ठीक है। ये कोई भी अगर आपको ये भी मतलब आप इस कोड के अकॉर्डिंग भी आप डिजाइन कर सकते हो आरसीसी स्ट्रक्चर को। ठीक है। या आपको कोई डक्टाइल डिटेलिंग करनी है, मतलब आपके पास दो मेथड्स हैं। अगर आरसीसी स्ट्रक्चर को आपने क्या करना है, डिजाइन करना है, तो एक ये भी कोड है। ठीक है। लेकिन जब तक मेंशन नहीं किया होगा तब तक हम इस कोड के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो डिजाइन एंड डक्टाइल डिटेलिंग, डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। अभी हमने थोड़ा बहुत तो पता ही है कि आरसीसी क्या होता है स्ट्रक्चर, लेकिन अभी हमने इसके बारे में ज्यादा कोई डिस्कशन की नहीं है। उसके बाद जो
IS कोड है 3370। ये किसके लिए? ये है वाटर टैंक के लिए। अगर आपको डिजाइन करना है वाटर टैंक, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, तो डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, अब ये भी याद रख लेना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक ही बातें की गई हैं। ठीक है, जब भी आप डिजाइन करते हो वाटर टैंक का, ठीक, इसमें भी इन जनरल हम अ, जो बात करते हैं वो WSM की भी करते हैं, देखेंगे। वाटर टैंक जो भी हमारा जेई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एई के सिलेबस में है, तो देखेंगे, अगर लास्ट में टाइम मिल गया तो इसको कर लेंगे, नहीं तो फिर हम बाद में करेंगे। ये जो कोड है IS कोड 1343, ये किसके लिए है? याद रखना, ये कोड किसके लिए है? डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। IS कोड 1343, डिजाइन ऑफ, डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद IS कोड 1905, ये आपको देखो याद ही कर लेने हैं। अगर आप नोट्स तो आपको मैं प्रिंट ही कर दूंगा, अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप साथ साथ में बना भी सकते हो। मेन चीजें आरसीसी में समझने वाली ही है। ठीक है, ज्यादा थ्योरी है नहीं है, तो अगर नोट्स बनाने होंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो डिजाइन ऑफ लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं मशीनरी वॉल। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एक होता है जिसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। इन जनरल हमारे पास दो होते हैं। एक क्या बात मैंने आपको बताई, फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बाद में, बस अभी आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि जो कोड है ये 1095, ये किसकी बात कर रहा है। एक होता है जिसको बोलते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, मान लो ऐसे। थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग के जो कॉलम होते हैं, है ना, तो अगर वो आपने आरसीसी के बनाए हैं तो उसको बोलेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, देखोगे आप वॉल्स बाद में हम मतलब जब मशीनरी करते हैं तो बाद में करते हैं, पहले ही पूरी हमने फ्रेम बना के रख दी होती है, जैसे ट्रस टाइप है, लेकिन कॉलम्स वहां पर, सारे कॉलम भी वहां पे पहले बना दिए। लेकिन ये याद रखना है कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कॉलम भी ब्रिक के होते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कॉलम होते ही नहीं। ठीक, तो स्लैब आप ये याद रखना है, फिर पढ़ेंगे इसमें। ठीक, अभी बस इतना याद रखना है। उसके बाद और भी कोड है, वो हम बाद में लिखेंगे। ये आपको 6 के 6 जो कोड हैं याद रखने हैं। मेन जो भी हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर जब भी डिजाइन करेंगे, WSM हो, LSM हो, जिसकी भी बात करेंगे, ठीक, तो आपको सारा वो याद रखना है कि हम IS कोड 456 की बात करेंगे। ठीक, अर्थ, अगर आपको डिजाइन करना है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, तो 1893 की बात करेंगे। अगर आपको वाटर टैंक की बात करनी है, 3370 कोड को देखेंगे। अगर डिजाइन और डक्टाइल डिटेलिंग करनी है तो 13920 देखेंगे। उसके बाद प्री स्ट्रेस के लिए कौन सा कोड है, आपको याद रखना है, 1343। ठीक है, प्री स्ट्रेस में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो अलग होता है, 40 या 30 होता है। अगर हम बात करेंगे IS कोड 456, तो इसमें जो मिनिमम ग्रेड आप यूज करते हो, मतलब आपको याद होगा जैसे M5, M7.5, M10 मिक्स जो आप करते जी। हो, तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आप मिक्स यूज करते हो, याद रखना है कितना है, 20 है। डिपेंड करता है किस पे, एक्सपोजर कंडीशंस पे। ठीक है, लेकिन हमको याद रखना है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे कि सर जो ये वाला कोड है ये भी तो आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करता है, तो इसमें मिनिमम आपका ग्रेड कितना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो मिनिमम ग्रेड होता है, मिनिमम ग्रेड जो होता है वो 20 होता है, M20। ठीक है ना, M20 की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे IS कोड 13920, तो इसमें मिनिमम ग्रेड कितना होता है, 25। ठीक है, ये हमको याद है। 13920 के हिसाब से। जी, ये बस आप इतना याद रखो कि एज पर IS कोड 13920। ठीक है, क्योंकि हाँ, कुछ क्वेश्चंस मिनिमम पहले रेट आ जाते हैं। 125। हाँ जी,
मिनिमम ग्रेड M25 है इसके हिसाब से। हाँ, ओके। अभी देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जो एज पर आईएस कोड 13920 ना, ये डिपेंड नहीं करता एक्सपोजर कंडीशन पे, ये थोड़ा याद रखना। ये डिपेंड नहीं करता एक्सपोजर ओके। कंडीशन पे, ये सिंपली बोल रहा है मिनिमम ग्रेड चाहे कोई भी हो। अब एक्सपोजर कंडीशन क्या है, मतलब कहीं पे मान लो स्ट्रक्चर आपका सी में है, या स्ट्रक्चर आपका ऐसे जोन में है जहां पर रोज जो रेन हो रही है वो हैवी रेन हो रही है ना, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, या ऐसा जोन हो सकता है जहां पर कोई बारिश नहीं हो रही है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि वहां की एक्सपोजर कंडीशन कैसी है। कौन डिपेंड नहीं करता? आईएस कोड 13920। लेकिन कौन, 13920। हाँ कौन डिपेंड करता है? सर आईएस कोड 456 जो है, ये सर बोलता है कि एक्सपोजर कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो मिनिमम ग्रेड मैंने यहाँ पे M20 लिखा है ना आईएस 456 के लिए, ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए। क्या होती है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन? वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तो आज हम सिर्फ नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी जो हम लिखते हैं M20, इट इज फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है। अब देखो, हम्म, अगर मैं बात करूं सीमेंट कंक्रीट की, ठीक है, धीरे धीरे सीक्वेंस में चलते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? इसको आप याद रखना पीसीसी भी बोल सकते हैं। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट सीमेंट, का। सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अभी क्या होता है सर, ये जो सीमेंट कंक्रीट है, इसमें आपने कोई भी स्टील एम्बेड नहीं किया, ये आरसीसी नहीं है। आरसीसी का मतलब क्या था? आपने सीमेंट कंक्रीट को रीइंफोर्स किया। रीइंफोर्स किया मतलब जरूरी नहीं है कि रीइंफोर्स का मतलब क्या हो, स्टील ही हो, लेकिन हमने स्टील यूज किया, उसके कुछ रीजंस है। हमने स्टील यूज किया, क्यों स्टील यूज किया वो बाद में देखेंगे। लेकिन जब सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो हमने याद रखना है ये क्या होता है, ये एक मिक्सचर होती है। जो सीमेंट कंक्रीट है, ये क्या है, एक मिक्सचर होती है। इट इज अ, ठीक है, मिक्सचर है ये। किसकी किसकी मिक्सचर है? देखो, सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले आएगा आपका बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल। फिर आता है आपका फाइन एग्रीगेट। फिर आता है आपका कोर्स एग्रीगेट। आता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्री बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और क्या आता है? वाटर। जब इन चार चीजों को आप मिक्स करोगे, और अगर आपने बाइंडिंग मटेरियल क्या यूज किया होगा? सीमेंट। और भी होते हैं जैसे लाइन, लेकिन अगर आपने मिक्सचर में बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट डाला होगा, तो उसको बोल दोगे आप सीमेंट कंक्रीट। मतलब फाइन जो आपका एग्रीगेट है, जैसे मान लो सैंड, सैंड सुरखी वगैरह हो गया, ये मान लो आपका क्या आ जाएगा, ग्रेवल आ जाएगा। ठीक, ग्रेवल आ गया और वाटर। अगर हम, इसका मतलब फाइन एग्रीगेट की जब बात करते हैं तो और भी चीजें होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सैंड की बात की। कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे, और भी हमारे एग्रीगेट कोर्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करते हैं। तो कोर्स की बात जब कर रहे हैं तो ये ग्रेवल की बात करिए। उसके बाद जब पानी की बात करेंगे, तो पानी जब हम इन तीनों को मिक्स करके पानी को ऐड कर लेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं, ये मिक्सचर जो बनी, इसको बोलते हैं कंक्रीट। और सीमेंट कंक्रीट क्यों बोला? क्योंकि जो ये आपने मिक्सचर बनाई, इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल है, जो बाइंडिंग मटेरियल है, वो सीमेंट है। अगर लाइम होता फिर क्या बोलते? बोलते लाइम कंक्रीट। अगर दोनों यूज कर लिए थे, लाइम और कंक्रीट अगर एज अ बाइंडिंग मटेरियल दोनों यूज कर लेते, उसको बोलते हैं कंपोजिट कंक्रीट, या उसको बोलते हैं गेज कंक्रीट। ठीक है, ये हमको चीजें याद रखनी। अब इन चारों चीजों को छोड़ के अगर मैं कोई भी और चीज को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, इन चार चीजों को छोड़कर, मतलब ये तो डालनी तभी तो कंक्रीट बोलेंगे। अब पांचवी चीज में कोई भी डालूंगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडमिक्सचर।
क्या बोलते हैं? एडमिक्सचर। एडमिक्सचर जैसे प्लास्टिसाइजर हो गए, सुपर प्लास्टिसाइजर हो गए, एक्सीलेटर हो गया, रिटार्डर हो गया, एयर एंट्रेनिंग हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एडमिक्सचर्स होते हैं। ये क्यों डालते हो आप कंक्रीट में? ताकि जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है वो इनहेंस हो सके। बस आपको जितना यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बस समझाने के लिए है। ठीक। जब आप बीएमसी देखेंगे तो उसमें सीमेंट कंक्रीट में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। बस आपको इतना ये चार चीज याद रखनी है कि जो एडमिक्सचर होता है इसको हम इसलिए डालते हैं ताकि जैसे कंक्रीट में अगर सेग्रीगेशन हो रही है तो हम एयर एंट्रेनिंग मिक्सचर्स को डालते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है? ब्लीडिंग हो गई, सेग्रीगेशन हो गई, वर्केबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें क्या करती है? इंक्रीज करती है। फ्रॉस्ट एक्शन से क्या करता है? बच जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं कंक्रीट। वैसे ही अगर मैं इन्हीं चार चीजों में से एक चीज को हटा दूं ना, उसको बोलते हैं मोटार। अगर मैं इन चार चीजों में से कोर्स एग्रीगेट को हटा दूं, सेपरेट कर दूं, अलग कर दूं, पीछे जो मिक्सचर बचेगी उसको बोलते हैं मोटार। ठीक है, ये हमको याद रखना। अब देखो, ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या होता है हमारे पास? जैसे मान लो डिफरेंट ग्रेड के कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक। जैसे अब अगर आपको मैं पूछूं, जैसे लिखा होता है M25, क्या मतलब होता है एम का? एम का मतलब क्या होता है? मिक्स। ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की बात करूं, ठीक है, एज पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक बार क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? देखो, एक होता है नॉमिनल डिजाइन, एक होता है नॉमिनल मिक्स, सॉरी, और एक होता है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स की अगर बात करें तो मिनिमम ग्रेड कितना होता है? M5। 5 और मैक्सिमम नॉमिनल साइज कितना होता है? 20 20। अगर किसी ने पेपर दिया होगा वो, एक ही पेपर में ये दो आए थे। जैसे आपको पता चल गया सर एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है सर मिक्स। किसका मिक्स? सर ये जो ऊपर बनाया मिक्सचर। मिक्स मतलब मिक्सचर सर। किसकी मिक्सचर? सर जो ये ऊपर लिखी हुई है सर। चार चीजों की बात कर रहे हैं, मिक्स की बात कर रहे हैं, कंक्रीट की बात कर रहे हैं। अगर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 20, 20 का क्या मतलब कंप्रेसिव है ना? देखो, अगर आपको याद होगा, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक। क्या होती है इसको बाद में देखें। एम का मतलब आ गया मिक्स, और जो ये यहाँ पर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं? करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। ये अगर याद होगा, इसके मतलब क्या करते हैं, जो कंक्रीट होता है ना, इसका हम क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्यूब बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको पानी में डिप कर देते हैं। फिर 28 दिन के बाद देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ आई। तो हमारे पास सीटीएम मशीन होती है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है। उसमें हम देखते हैं कि क्यूब पे लोड लगाते हैं, और लोड लगाने की वजह से कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा क्यूब में। तो कितने स्ट्रेस पे फेल होता है, स्ट्रेस की वैल्यू लिख लेते हैं 28 दिन के बाद। तो ये क्या है? ये वैल्यू ही है। क्या है ये? वैल्यू ही। इसका क्या होता है ग्रेड, याद है? 1:5:10। अब ये 1 का मतलब क्या है? सबको पता है, बाइंडिंग पीरियड है ना। 1 मतलब एक बैग किसका? सीमेंट का। 5 बैग किसके? फाइन एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड हो गया, कोई भी हो सकता है फाइन एग्रीगेट। ठीक। उसके बाद 10 बैग किसके? मतलब वॉल्यूम कोर्स सब सेम है। एग्रीगेट ठीक है। तो उसके बाद दूसरा आ जाएगा 1:4:8। 1 रेशियो, फिर क्या आएगा? 3:6। वन 6 रेशियो क्या 1 आएगा? 2 हम्म 2:4। 1 1:1 1.5 रेशियो। 5 3
सर जी M5 और M75 7.5 लीन कंक्रीट हो गए ना सर जी? ये भी मैं M10 आपको तक बताता है। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम लीन कंक्रीट को कहाँ तक बोलेंगे, देखो इसको भी देखो। इन जनरल जब हम बात करते हैं ना इसकी लीन कंक्रीट की, ठीक है, आप बोल सकते हो इनकी स्ट्रेंथ बड़ी कम होती है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा जब एज पर आईएस कोड जब उसने क्लासिफिकेशन की है तो उसने लीन कंक्रीट को कौन सा बोला हुआ है। अब आप जिस तरीके से बोलोगे सर लीन कंक्रीट, तो वो कंक्रीट हुआ जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, रिच नहीं है वो सीमेंट में, मतलब उसकी स्ट्रेंथ इतनी रिच नहीं है, इसलिए आपने उसको लीन बोल दिया। लेकिन कोड ने क्या किया, तीन डिफरेंट उसने क्या कर दिया, एक ऑर्डिनरी कंक्रीट बोल दिया, एक स्टैंडर्ड कंक्रीट बोल दिया, और एक उसने बोला हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो उसने तीन में किया है। तो देखेंगे किसको किसको उसने बोला है, M10 से लेके M20 तक जो है उसको वो लीन कंक्रीट बोलता है। हालांकि 5 और 7.5 जो लिखा हुआ है, इसकी भी कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अब कोड ने क्या बोला वो हमको देखना है कि एज पर IS 456 ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि M5 क्या है, आपने बोला ये लीन कंक्रीट है, और ये जो जहां पर ये सारे लिखे सर ये नॉमिनल मिक्स है। ये क्या है, नॉमिनल मिक्स है, नॉमिनल नॉमिनल मिक्स, ठीक है, नॉमिनल मिक्स, ये डिजाइन मिक्स नहीं है। अब ये जो नॉमिनल मिक्स का मतलब क्या होता है, इसको दोबारा पढ़ेंगे। नॉमिनल मिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी आप ये मिक्सचर बनाते हो, कंक्रीट बनाते हो, आपने ये स्ट्रेंथ को अज्यूम किया कि इतनी हमें मिल जाएगी, और आपने क्या किया, जो भी आपने मिक्सचर बनाई, याद रखना वो आपने बाय वॉल्यूम बनाई है, बाय वॉल्यूम बनाई है। जब हम डिजाइन मिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम डिजाइन मिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम जो भी मिक्सचर बनाते हैं बाय वेट बनाते हैं, ठीक है, बाय वेट बनाते हैं। तो आपने ये बोला कि इसमें इतनी क्वालिटी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये इसका जो थोड़ा बहुत है ये मैंने बस आपको अभी इसलिए बता दिया। यहाँ पर आपको बता रखा है एम का मतलब क्या है, और ये जो 20 लिखा है 25 लिखा है इसका क्या मतलब, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, जैसे आपको सीमेंट की आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। सीमेंट की डेंसिटी कितनी है, 1140 केजी पर मीटर क्यूब, मीटर होगा। ठीक है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको इसकी पता होनी चाहिए। कितनी होती है, 3 पॉइंट। 3.15। किसी को याद है कि सर सीमेंट की बात करें तो सर सीमेंट में भी ऐसे लिखा होता है, सर सीमेंट की मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक होता है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे लिखा होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। देखो आरसीसी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कोशिश करेंगे शाम को हम इन्वायरमेंट को भी, ठीक है, उसकी भी क्लास लगाएं। अब मेरा ये रहेगा ऑब्जेक्टिव कि जैसे ही अगर आपको मैं शेड्यूल बता दूंगा, जितना हम पढ़ेंगे मान लो, कोशिश करेंगे उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन जो है उसको हम लगा लें, ठीक। तो उससे क्या होगा कि किस तरीके से जो भी फॉर्मूला है, चीज़ें पढ़ी हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है ये आ जाएगा, क्योंकि मेन जब एग्जाम है उधर तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लगाने। तो ये आ गया, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी है, 3.15। किसी को ये वाली याद तो नहीं आ गई थी सर, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है 1.54। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको बोलते हैं डेंस एक्सट्री होता एब्सोल्यूट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको बोलते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू। अब ये कहीं और जब आएगी चीज तो वहां हम टाइम नहीं खर्चेंगे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बता दो जल्दी जल्दी। देखो मान लो इसको ऐसे लिखते हैं इन जनरल, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, मतलब किसी भी चीज का आप वेट दे रहे हो टू दी वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हमने किसको माना वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब हमने माना वाटर। तो आप क्या क्या लिखा है यहाँ पर, वेट ऑफ कोई भी चीज है, सॉलिड की बात कर दी आपने, ठीक है,
या इन जनरल कोई भी किसी भी चीज का आप वेट देख रहे हो, सॉलिड हो चाहे कोई भी चीज है, विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फ्लूइड, विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब एक और चीज आपने पढ़ी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या लिखते हैं? सेम ही लिखते हैं। एक और लिखते हैं, देखो मैं आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या ना? कुछ नहीं करना है, ऊपर भी डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, इसे डिवाइड कर देना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। ठीक है, चलो इसको मैं आपको अच्छे तरीके से बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर बताना है तो मैं बता भी सकता हूँ। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे मान लो अगर सीमेंट की बात करें, चलो यही मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आ गया आपका, इसी को आप सॉइल के साथ भी रिलेट कर सकते हो। जैसे ये आपका आ गया, देखो एक आ गया आपका सीमेंट, एक आ गया आपका ग्रेवल। ठीक है, चलो ग्रेवल इधर, चलो इधर लिख लो, सैंड लिख लो, कोई बात। ठीक, और इधर आ गया आपका एक, मान लो वाटर, ऊपर आ गया आपका वाटर। अब अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम है, ये है टोटल वॉल्यूम, यहाँ से टोटल वॉल्यूम में सारी चीजें आती, टोटल वॉल्यूम में क्या आएगी, सारी चीजें आएंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। लेफ्ट साइड पे हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फेज डायग्राम बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाया इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। जनरली फेज डायग्राम हम कहाँ पढ़ते हैं? फेज डायग्राम पढ़ते हैं हम सॉइल में। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या, यहीं से आपने बात समझनी है। जैसे राइट साइड पे क्या लिखते हैं वेट ऑफ सीमेंट, सॉरी ये इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अगर टोटल की बात करूंगा तो यहाँ पर वाटर के साथ ना, अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत एयर भी होगी, जैसे थोड़ी बहुत मिक्सचर, लेकिन एयर को मैंने अभी कंसीडर नहीं किया, लेकिन एयर का वॉल्यूम में कंसीडर करना पड़ा। ये इस साइड लिख दिया मैंने वेट ऑफ, मान लो यहां से लेके यहां तक लिख दिया मैंने वेट ऑफ सीमेंट, और ये लिख दिया टोटल वेट ऑफ आपका क्या, कंक्रीट, टोटल वेट ऑफ कंक्रीट, ये लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अगर मैं जब भी बात करूंगा ना, देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझना है क्या आपने, जब भी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। मैं सिर्फ वॉल्यूम किसका, मतलब सीमेंट की ही बात करूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसकी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, मैं लिखूंगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, क्या आएगा, वेट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो जब भी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं ना, देखो अगर यहाँ पर हमको पता है कि वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम ज्यादा है ना, किससे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट से। तो जब सीमेंट की निकालते हैं, ये कितनी आती है, 3.15, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने सिर्फ वॉल्यूम इसका लिया। लेकिन जब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, वेट तो आपने किसका लिया, वेट तो आपने सीमेंट का लिया, लेकिन डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया, टोटल वॉल्यूम। कहने का मेरा मतलब कि आप टोटल वॉल्यूम जब लेते हो ना, डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू ले रहे हो, टोटल वॉल्यूम ये ज्यादा है। जब टोटल वॉल्यूम लेते हैं तो हमारा क्या आता है, याद रखना, ये आता है 1.14। इसको निकालने के तरीके अलग अलग हैं, बस आपको इतना याद है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। देखो अब ये ऐसे मैंने आपको बताया इतना, ये कोई जब इसको निकालेंगे, ठीक है, तो ये बना हुआ है, इसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम सॉइल में पढ़ लेंगे, वहां पर भी रिलेट कर लेंगे यहाँ पर, ये जब बीएमसी पढ़ेंगे ये चीज लिख लेंगे। बट अभी बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं बात करूंगा, जैसे देखो अगर आपको सॉइल पड़ी होगी, ठीक,
उधर क्या करते हैं, देखो उधर होता था ना, यहाँ यहाँ सॉलिड होता है और यहाँ वाटर होता है, और ये क्या है, ये एयर है। इसको बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम, है ना, थ्री फेज डायग्राम। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब आपने पढ़ा नहीं है तो छोड़ो, ठीक है। लेकिन बस अगर आपको कोई बोलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, आपने बोला है वेट ऑफ सॉलिड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर आपको बोलेगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, आपने बोला है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी आएगा और वॉल्यूम ऑफ वाइड भी आएगा। ठीक है, तो बस आपको इतनी चीज याद रखनी है, ज्यादा इसमें आप ठीक है टाइम नहीं खर्चेंगे। हमें बस इतना याद रखना है कि जब भी बात करते हैं हम टू स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड तो होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हमने वॉल्यूम लिया होता है, याद रखना है, वॉल्यूम हमने क्या लिया होता है, सिर्फ सीमेंट का वॉल्यूम लेते हैं। लेकिन जब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम वहां पर क्या लेते हैं, वहां पर टोटल वॉल्यूम लेते हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी देखो आपने इधर ये मेन चीजें हैं, ये याद रखना है कि जो हमने ये ग्रेड लिखा इसका क्या मतलब है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा आगे यहाँ से हम चलेंगे कि भाई मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है, 1.54, और सीमेंट की कितनी होती है, 3.15। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और अगर हम एक चीज देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया, फाइन एग्रीगेट की बात करेंगे और कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे, जैसे 1 मीटर क्यूब का आपने कंक्रीट बनाया, 1 मीटर क्यूब का अगर आप कंक्रीट बनाओगे, उसमें से 70 to 80%, 70 to 80% वॉल्यूम कौन ऑक्युपाइड करता है, ये दोनों। ये क्वेश्चन याद है, ऑफ जो भी आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम के टर्म, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, इन दोनों का वॉल्यूम अगर देखेंगे 70 to 80% होता है। बचा हुआ जो 20% वॉल्यूम है, उसमें आपका सीमेंट होगा, पानी होगा, और बाय वॉल्यूम बात कर रहे हैं। अगर एडमिक्सचर डाला होगा तो उसका भी हम इसी में कंसीडर कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए याद रखना है 70 to 80%, ठीक, याद रखना है। ये हो गया। अब देखो, एक था जैसे क्वेश्चन कभी कभी आता है कि फादर ऑफ आरसीसी कौन है, ठीक है, याद है किसी को? हम्म, जोसेफ एस्पिरिन कुछ ऐसे नाम करके शायद। सीमेंट का नहीं पूछ रहा हूँ, अच्छा अच्छा। इसको बोलते हैं फ्रांस कोजी, COIS, कोजी नेट, ठीक, थोड़ी स्पेलिंग याद रखनी है बाकी। फ्रांस कोजी नेट था ना ये, आपको याद रखना है, ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था। इसने 19 सेंचुरी में, थोड़ा बहुत याद रखना है, सबसे पहला यही बंदा था जिसने आरसीसी के साथ काम किया था, और जो टेक्निक आज की डेट में बनी है आरसीसी, ठीक है, जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, यही पहला बंदा था जिसने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज किया था आरसीसी। कब किया था, 1853 में, ठीक है। पेरिस में इसने एक 4 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई थी, बस इतना याद, इसलिए इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ फादर ऑफ आरसीसी, ठीक है, फादर ऑफ आरसीसी, ठीक है। ये है फादर ऑफ आरसीसी। थोड़ा सा अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ये क्या है, ठीक है, फादर ऑफ आरसीसी, इट वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रीज। देखो अगर मैं जब तक ये लिख रहा हूँ तो आपको ये लाइन याद ही कर लेनी, इंडस्ट्रीज था, ठीक है, ऑफ द 19th century, एंड वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन टू यूज आयरन, लिख दिया इसने, आयरन रीइंफोर्स, मतलब आयरन से रीइंफोर्स किया, पढ़ेंगे अभी आरसीसी को, ठीक, कंक्रीट एज अ टेक्निक फॉर द कंस्ट्रक्शन
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो ये फ्रेंच था, ठीक है। 19 सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में, आप याद रखना, आरसीसी इन्वेंट हुआ 19 सेंचुरी में हुआ, ठीक। इन जनरल ऐसे बोलते हैं 19 सेंचुरी, ठीक। अब अगर आप ये भी लिख सकते हो कि इसने सबसे पहले 1853 ऐसे लिख दो, इन 1853। अब ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाली डेट याद रखिए, इन 1853 ही बिल्ट, ही बिल्ट द फर्स्ट आयरन reinforced आयरन reinforced स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा था वो? फोर स्टोरीड हाउस इन पेरिस। अब देखो आरसीसी में इतना लिखना की जरूरत नहीं है, बट बीच बीच में थोड़ा लिख लेंगे। उसके बाद एक था जिसको बोलते थे, फेरो सीमेंट को किसने इन्वेंट किया? फेरो सीमेंट को किसने इन्वेंट किया? तो याद रखना है, उसको बोलते हैं जोसेफ मुनीर। क्या बोलते हैं? जोसेफ, जोसेफ मुनीर। जोसेफ मुनीर जो है, इसने क्या किया था? जोसेफ मुनीर ने, ये कौन है? फाउंडर ऑफ फेरो चलो सही। सीमेंट। जैसे क्या होता है ना, फेरो सीमेंट क्या होता है, जैसे एक सीमेंट है आपका, ठीक है, अब उसी में ना ये थोड़ा मैश टाइप वायर्स बिछा देते हैं, मतलब एक वायर से रिइंफोर्स कर देंगे उसको, मान के चलो आप, ठीक है। तो फेरो सीमेंट जब आप सीमेंट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर याद रखें तो 0.1 0.5, चलो इसका जो भी डाया है, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है, इसका जो था 0.5 mm से पॉइंट लेके फाइव से 1 mm। 1 mm, बिल्कुल, इसका डाया होता है, डायमीटर किसका? ऑफ वायर। क्योंकि ये फेरो सीमेंट को क्या किया होगा आपने, ठीक है, फेरो सीमेंट को क्या किया होगा, वायर मैश के साथ आपने क्या किया होगा, इसको रिइंफोर्स किया होगा, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा सीमेंट होता है, इसका थोड़ा सा आपको बोल ही देता हूँ। ये फेरो सीमेंट एक ऐसा सीमेंट होता है, अगर आप इसको जब यूज करते हो ना, तो फ्रेमवर्क की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा सीमेंट है, आपको जैसे कहते हैं फॉर्म वर्क, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये याद रखना है, डायमीटर ऑफ वायर। और इसकी एक और चीज याद रखनी है, इसमें स्पेसिंग जो होती है, जैसे वायर मैश बनेगी ऐसे वायर मैश, तो ये जो आपने लगाया, जो आपने वायर्स लगाई, मैश बनाई, कितने डाया की बनाई? 0.5 से 1 mm, 0.1 से 0.5 से 1 mm। स्पेसिंग कितनी होती है याद ना इनके बीच में? 5 mm से लेके 10 mm। ये क्या है इनकी स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ वायर, ठीक है। फेरो सीमेंट के बारे में हमने बात की, ठीक। इतना ही बहुत है। एक अगर एक और पॉइंट लिखना है इसके बारे में तो लिख दो, क्या होता है ये? इट डज नॉट रिक्वायर, होता क्या है ये? इट इज अ सीमेंट विद वायर मैश, ठीक है। एंड इट डज नॉट, एंड इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मर। बस इतना सा याद रखना। उसके बाद एक होता है जिसको बोलते हैं हम फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन है? जॉन स्मिटन। जॉन स्मिटन, जो जॉन स्मिटन है, ये कौन है? फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फादर ऑफ आरसीसी कौन है? फ्रांस कोजीनेट, ठीक है, फ्रांस कोजीनेट, ये याद रखना है। जोसेफ मुनीर कौन है, जिसने किसको फाउंड किया? फेरो सीमेंट को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ
फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब एक होता है जो आप बोल रहे थे पहले, जिसको बोलते हैं जॉन जोसेफ, सॉरी, एस्पिडन, एस पी, जो ये कौन है? जोसेफ एस्पिडन कौन है? याद है किसी को? इसने क्या सीमेंट किया था? हम्म। सीमेंट सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट फाउंड किया। ओपीसी है। फादर ऑफ, या फाउंडर बोल दो आप, फाउंडर ऑफ सीमेंट 1854 में किया, फाउंडर ऑफ सीमेंट। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फ्रांस कोजिनेट, उसके बाद जोसेफ मुनीर, उसके बाद जॉन स्मिटन की बात कर दी। ठीक है, और ये जो आपका फेरो सीमेंट होता है, अगर आप ये जहां पर भी यूज कर रहे हो ना, तो अगर आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अगर स्ट्रक्चर बनाने हैं तो वहां पर भी आप फेरो सीमेंट यूज करते हो। ठीक है, तो ये अगर आपको पॉइंट लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। ठीक, क्या? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ लिया। ठीक है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉमिनल मिक्स की बात की। ठीक है, और ये हमने कुछ कोड बात की। अब एक चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक, अब जैसे हमारे जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं, डिफरेंट, ये देखो अब डाटा ही है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो, एक हमारा होता है, जैसे कंक्रीट की बात करूंगा, पहले को बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट। थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट को आप, कौन से ग्रेड को आप ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हो? याद रखना है, M10, M15 और M20। कितने ग्रेड हो गए? याद रखना, तीन है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट कितना हो गया? M10 से लेके M20 तक। उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट को क्या बोलते हैं? M25 से लेके M25, फिर M30 टू सो ऑन। याद रखना, M60 तक बोलते हैं। पहले M60 किस में था? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। लेकिन लेटेस्ट जो कोड है, M60 किस में आता है? ये गलती होती है, पहले ही बता रहा हूं। तो M जो 60 है, ये स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है। आप कोड में देखोगे तो कोड में आपको 60 किस में दिखेगा? अभी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, क्योंकि अपडेटेड नहीं है वो। लेकिन क्वेश्चन जब भी हम देखेंगे तो क्वेश्चन हमको स्टैंडर्ड कंक्रीट सर। है,
स्टैंडर्ड कंक्रीट आपने तो बोला था। स्टैंडर्ड कंक्रीट में आएगा। आप जब क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, न्यू जो भी आप ईएससी का क्वेश्चन लगाओगे, तो उसमें जो अगर सीधे क्वेश्चन आ गया कि जो आपका M60 ग्रेड है वो कौन से टाइप ऑफ कंक्रीट में आता है, तो आपने सिंपली बोल देना है वो हमारा स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है। और अगर हम किसकी बात करेंगे, M60 से लेके, M60 हो गया ना, तो M65 से लेके फिर M70, ठीक, सो ऑन M100 तक जाते हैं, तो अप टू M100। ठीक है, इसमें कितने, 3 ग्रेड है, याद रखना, इसमें भी 3 है, इसमें कितने हैं? ऐसे लिख लेता हूँ, इधर 3 है, इधर कितने हैं? अगर गिनोगे तो इधर 8 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ग्रेड इन ऑर्डिनरी कंक्रीट इज 3, नंबर ऑफ ग्रेड इन स्टैंडर्ड कंक्रीट 8, नंबर ऑफ ग्रेड इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कितना है? यहाँ पर भी 8 है, गिनोगे आपको पता चल जाएगा। अब ऑर्डिनरी कंक्रीट में देखो नॉमिनल मिक्स ही रखा हुआ है M20 तक, तो इसको जब यूज करते हैं तो ये किसके लिए, यहाँ पर याद रखना है, ये लीन कंक्रीट के लिए। ठीक है, और आरसीसी की बात करेंगे, मिनिमम ग्रेड हम जनरली कितना यूज करते हैं, ठीक है, कितना यूज करते हैं, M20। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर आरसीसी की बात करेंगे तो आरसीसी वर्क जो हम करेंगे वो M25 से लेके 60 तक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने याद रख लेना है, ये आपका आरसीसी वर्क आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, ये आपका आ जाएगा किसमें, प्री स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई राइज बिल्डिंग, एंड हाई राइज बिल्डिंग। देखो इसके यूजेस नहीं पूछते हैं इतने जितना इसका ये जो ग्रेड वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, अभी तक हमने जो बात की, हमने बात की सीमेंट कंक्रीट की, है ना, सीमेंट कंक्रीट की बात की, कुछ कोड की बात की हमने। ठीक है। अगर मैं सीमेंट कंक्रीट की बात बताऊं, आप मुझे ये बताओ, जो सीमेंट कंक्रीट है, जो सीमेंट कंक्रीट है, कंक्रीट जो है ये ब्रिटल मटेरियल है या डक्टाइल मटेरियल है? अगर आपने थोड़ा बहुत देखो सोम पढ़ी है तो बता सकते हो ये चीज, थोड़ा बहुत। क्या ये मेटल मटेरियल सेटल। ब्रिटल मटेरियल किस में वीक होता है? मेटल मटेरियल से टेंशन में वीक होता है। टेंशन में वीक होता है, बिल्कुल सही बात। तो मान लो मैंने अभी जो यहाँ पर ये बनाया, ये मैंने जो बनाया, मान लो ये सीमेंट कंक्रीट है। ठीक है, ये सिंपली एक मैंने सपोर्टेड बीम बनाया और इसके ऊपर मैंने यूडीएल लगा दिया, मान लो यूडीएल लगा दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मतलब जो भी आपने लोड लगाया ये लगा दिया, इसकी लेंथ एल आ गई। जैसे ही आप इसके ऊपर लोड लगाओगे इस कंक्रीट बीम के ऊपर, तो ये क्या होगा, अब ये अगर आप देखो कोई भी स्लैब अगर उसके ऊपर लोड लग रहा है तो स्लैब बेंड होने की कोशिश करेगी, वो डिफ्लेक्ट होगी। हालांकि डिफ्लेक्शन जो होती है वो में होती है, इसलिए हमको विजिबल नहीं है, अपनी नेक्ड आई से हम उस डिफ्लेक्शन या उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमको इधर में समझाने के लिए डिफ्लेक्शन थोड़ी ज्यादा बना दूंगा। और कितनी हो जाएगी, मान लो ये जो बाद में बना रहा हूँ डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये बीम आपका डिफ्लेक्ट करेगा, पहले ऐसे था, आफ्टर लोडिंग ऐसा हो गया, मतलब ये बीम आप इस तरीके से। सर अगर ऊपर वाले पार्टिकल को देख रहा हूँ तो सर ऊपर वाले पार्टिकल सर पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, ऊपर वाले पार्टिकल सर, ऊपर वाले पार्टिकल सर जो है ये एक एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा,
पास पास आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये बेंड हुआ। जब बेंड हुआ तो अगर आप थोड़ा इमेजिन करोगे, आपको दिखेगा कि जैसे ही बेंड होगा तो ऊपर कंप्रेशन क्रिएट हो गई, नीचे टेंशन क्रिएट हो गई। टेंशन मतलब क्या होगा? एक एक फाइबर अपने अपने से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से ऐसे पार्टिकल्स क्या करना चाहेंगे? दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर तो क्या क्रिएट हो गई? कंप्रेशन। नीचे क्या क्रिएट हो गई? टेंशन। नीचे क्या क्रिएट हो गई? टेंशन। अब कंप्रेशन में तो जो आपका कंक्रीट है वो तो स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन। बट कंक्रीट जो है, कंक्रीट अभी आपने बोला ये एक ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो किस में वीक होता है? टेंशन में वीक होता है। सर टेंशन आ रही है इस बीम में, ये जो आपने बीम बनाया इसमें तो सर टेंशन आ रही है। अब कहाँ आ रही है सर? बॉटम में आ रही है। ये बॉटम है और ये टॉप है। टॉप में नहीं आ रही, टॉप पे कंप्रेशन आ रहा है बेंडिंग की वजह से। आप क्या करेंगे सर? अब इसको अगर आपको क्या करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर हम बात करें सीमेंट कंक्रीट की, अगर ये ब्रिटल मटेरियल है तो इसका फेलियर कैसा होता है? क्या कोई इंडिकेशन देता है हमें फेल होने से पहले? ब्रिटल मटेरियल नहीं। नहीं देगा। तो सर अगर आपने सीमेंट कंक्रीट को, अगर आपने स्ट्रक्चर में यूज कर लिया और अगर आपने बीम उसका बना दिया, अगर और वहां पर टेंशन आ गई, तो सर आपको कोई वहां पर इंडिकेशन नहीं आएगी, डायरेक्ट फेल होगा ब्रिटल मटेरियल, जैसे गिलास होता है टूट जाता है वहां। लेकिन सर जैसे डक्टाइल फेलियर अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फेल होने से पहले ही हमको इतने सारे इंडिकेशंस क्रैक की फॉर्म में दिख जाने थे, हमने चले जाना था, मतलब उस स्ट्रक्चर को फिर हम यूज नहीं करेंगे। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि सर ये जो आपका ब्रिटल मटेरियल है इसका फेलियर होता है सर सडन, सडन फेलियर हो जाएगा सर। तो सडन फेलियर हो जाएगा, बिल्डिंग वैसे ही फेल हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट को क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसको रीइंफोर्स करेंगे। किसमें? टेंशन में लेके। तो जहां पे टेंशन आ रही है वहीं पे इसको स्ट्रॉन्ग किया। इसलिए हम, अगर आपने कभी देखा होगा, तो स्टील हम हमेशा क्यों बॉटम पे प्रोवाइड कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि टेंशन बॉटम पे आई, बॉटम पे टेंशन आई और टेंशन में वीक है कौन? कंक्रीट। इसलिए हमने क्या किया, अब जो ये आपका सीमेंट कंक्रीट था इसको आपने आरसीसी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया? यहाँ पे बॉटम पे आपने रिइंफोर्समेंट ऐड करके। अब ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, एल्युमिनियम का भी आप डाल सकते थे, गोल्ड का भी आप डाल सकते हो, कोई भी मटेरियल जो डक्टाइल इन नेचर है वो आप डाल सकते हो। लेकिन फिर भी आपने हमेशा स्टील ही क्यों प्रोवाइड किया, आयरन ही क्यों प्रोवाइड किया? काफी प्रॉपर्टीज मिलती है कंक्रीट के साथ इसकी। बिल्कुल, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो मिलती है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप ध्यान से देखो, जब ये बेंड हो रहा होगा, बिल्कुल बेंड हो रहा होगा, नीचे से अगर टेंशन ज्यादा क्रिएट आ रही है, तो सबसे पहले क्रैक यहाँ फॉर्म होगा, इस तरीके का क्रैक फॉर्म होगा। तो फेलियर अगर आपको कभी पूछेंगे कहां पर फेलियर होगा, सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ आएगी? बोला सेंटर पे, मिड स्पैन पे और बॉटम पे। मिड पे, बॉटम पे, यहां से फेल होगा और यहां से क्रैक, सडन क्रैक बनेगा, फेलियर हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा ये, पहले अभी तक मैंने कोई कंक्रीट इसमें इस कंक्रीट में मैंने कोई स्टील एम्बेंड नहीं किया, लेकिन मुझे पता चल गया यार कंक्रीट तो ब्रिटल मटेरियल है, ये टेंशन में वीक है, तो मैं एक ऐसा मटेरियल डालूं, स्टील। स्टील कैसा होता है? स्टील मैंने डाल दिया, ये स्टील है। ये क्या है? स्टील। स्टील कौन सा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल। स्टील क्या है? डक्टाइल मटेरियल। स्टील है डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है ये। इसका तो सडन फेलियर नहीं होगा। तो स्टील एक ऐसा मटेरियल है, ये डक्टाइल मटेरियल है, मतलब फेल होने से पहले, जैसे माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, बिफोर फेलियर वो इंडिकेशन दे देता है। फॉर्म में अगर जिसने पढ़ा होगा, क्रैक बहुत देर के बाद आता है, तो हम पहले ही फेल मान लेते हैं। तो स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, फेल होने से पहले ये बहुत डिफॉर्मेशन होगी और बहुत सारी इंडिकेशन दे देगा, और क्रैक्स जब दिख रहेंगे हमें सामने दिखेंगे, तो हमें मतलब सडन फेलियर नहीं होगा। तो हमें टाइम मिल सकता है किसी भी बिल्डिंग में, अगर स्ट्रक्चर में हम हैं और उसमें अगर वो डक्टाइल मटेरियल यूज किया हुआ है, तो हमको एक्सकेप करने का टाइम मिल जाएगा।
लेकिन अगर ब्रिटल मटेरियल हुआ तो कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई डिजाइनर जब डिजाइन करता है स्ट्रक्चर को, तो वो चाहता है कि मेरा जो ये स्ट्रक्चर हो वो थोड़ा डक्टाइल मटेरियल भी लगा हो। इसलिए हमने क्या किया, कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जो आपका ब्रिटल मटेरियल है, वीक इन टेंशन है, आपने उसको वीक की जगह स्ट्रॉन्ग इन टेंशन किया। कैसे? स्टील को एम्बेंड करके बॉटम पे। जैसे ही आपने बॉटम पे स्टील को एम्बेंड किया, अब इसको आपने क्या किया, अब इसको सीमेंट कंक्रीट बोल रहे थे, जैसे ही स्टील ऐड किया इसको बोल रहे हैं रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट। सीमेंट कंक्रीट को आपने रीइंफोर्स कर दिया। किससे किया? स्टील से किया। क्यों किया? आपने खुद बोला, क्योंकि जो इन दोनों की जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना, टेम्परेचर वेरिएशन से कंक्रीट भी क्या करता है, कंक्रीट भी डिफॉर्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन या मतलब उसमें क्या आएगी, एलोंगेशन आ सकती है। वैसे स्टील में भी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या हो सकता है, लेंथ बढ़ सकती है, कम हो सकती है। इन दोनों का, कंक्रीट का और स्टील का, जो अल्फा होता है वो लगभग सेम होता है। इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, इनका जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, स्ट्रेन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करूं, उसकी वजह से कितना स्ट्रेन आएगा, किसमें, स्टील या कंक्रीट में, मतलब कितनी डिफॉर्मेशन आएगी 1 डिग्री टेम्परेचर करने से। तो हमने ये देखा कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो स्टील में और कंक्रीट में दोनों में डिफॉर्मेशन सेम आती, इसलिए हमने स्टील को ही यूज किया किसके साथ, कंक्रीट के साथ। हालांकि एल्युमिनियम ज्यादा डक्टाइल होगा किससे, मान लो जो आपका स्टील है, या गोल्ड भी अगर बात करें, या इससे आप कोई सस्ता मटेरियल भी होगा ना, तो हम वो यूज करेंगे। और अगर कोई मतलब ऐसी प्रॉपर्टी दे दी कि ज्यादा डक्टाइल है, लेकिन उसको भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। तो हम वही मटेरियल यूज करेंगे जो इकोनॉमिकल हो, जिस चीज की हमको रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए। हमको क्या रिक्वायरमेंट है, डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए। फेलियर इसका सडन नहीं होना चाहिए, फेलियर इसका कैसा होना चाहिए, डिफॉर्मेशन के टाइप में होना चाहिए। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आपने किस तरीके से आप सीमेंट कंक्रीट से शिफ्ट हुए आरसीसी में। और फादर ऑफ आरसीसी कौन है, ये हमको याद रखना है। देखो आज हमने सबसे पहले 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चलते रहेंगे हम, किसी दिन थोड़ी ज्यादा स्पीड कर लेंगे। ठीक, आज पहला दिन था, सारी चीजें जो है, ठीक है, आरसीसी में ज्यादा समझने वाली चीजें हैं, लिखने वाली चीजें नहीं है। जो लिखने वाली चीज होगी उसको मैं चाहे बाद में भी लिख लूंगा, ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर दे दूंगा मैं। जो छोटी छोटी चीजें हैं कोशिश करूंगा कि लिख लूं, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम भी आपको, अगर आप आपका अगर इंटरेस्ट बन बन जाएगा धीरे धीरे, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। जो बाद में देख रहे हैं, जो पहले देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा चीजों को समझने के लिए। और बाद वाले जो है वो थोड़ा स्पीड में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आरसीसी की जब हम बात करते हैं, तो आरसीसी में हमने कुछ कोड पढ़े। कौन कौन से कोड पढ़े? सबसे पहले पहले पढ़ा IS 456/2000। फिर उसके, ये किसके लिए है, फॉर आरसीसी, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा 1893, ये भी कौन से स्ट्रक्चर है, अर्थक्वेक डिजाइन, अगर आपको रेजिस्टेंस अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं तो 1893। फिर हम बात करेंगे 1343, ये किसके लिए, किसके लिए, प्री स्ट्रेस हम्म, कंक्रीट के लिए। 1905, ये किसके लिए, 1095 किसके लिए, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को अगर आपको डिजाइन करना है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं सर जिसमें कॉलम भी ब्रिक के बने होते हैं, जो कॉलम बने हैं वो ब्रिक के बने हैं, ठीक है। सर IS कोड 3370, सर वाटर टैंक की डिजाइनिंग जब करनी है तो इसी इसी से करेंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। IS कोड सर 13920, सर ये भी क्या होता है, अगर आपको आरसीसी के स्ट्रक्चर डिजाइन करने हैं तो आप इससे भी कर सकते हो, डक्टाइल एंड डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर। उसके बाद एक हमने पढ़ा फ्रांस कोजी नेट। तो जो फ्रांस कोजी, ठीक है, स्पेलिंग या थोड़ा देख लेना है, फ्रांस कोजी नेट, ठीक है। ये एक सबसे पहला बंदा था जिसने आरसीसी का के साथ काम किया था 1853 में। 1853 में 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो मतलब ठीक है 18th सेंचुरी बोलोगे सर, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि 4 स्टोरी बिल्डिंग उसने कौन सी डेट को बनाई थी, 1853 को पेरिस में बनाई थी।
था ये एक इंडस्ट्रीज, फ्रेंच इंडस्ट्रीज। उसके बाद इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ आरसीसी। फिर एक था जोसेफ जोसेफ एस्पिडन। जोसेफ एस्पिडन हमको याद रखना है, इसने सीमेंट ओपीसी की फाउंडर था ये, ठीक है, फादर ऑफ ये बोल दो फाउंडर। फिर उसके बाद बात करेंगे जोसेफ जोसेफ मुनीर। जोसेफ मुनीर की बात करेंगे, इसने क्या किया था, फेरो सीमेंट को फाउंड किया था। उसके बाद जॉन स्मिटन की बात करेंगे, जॉन स्मिटन की बात करेंगे तो जॉन स्मिटन को था कौन था, ही वॉज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियर, ही वॉज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियर। ठीक है, फिर हमने ये सारे पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि M5 जो है मिनिमम नॉमिनल मिक्स है, M7.5 भी है, ठीक है ना, M10 से लेके M20 तक। मैक्सिमम नॉमिनल साइज कितना है 20, मिनिमम नॉमिनल साइज कितना है 5। ये हमको याद रखना है। M का मतलब होता है मिक्स, और जो यहाँ पर ये नंबर लिखा होता है इट रिप्रेजेंट दी कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। किसका किसका मिक्सचर होता है ये आपको पता है, बाइंडिंग मटीरियल का आ गया, फाइन एग्रीगेट का आ गया, कोर्स एग्रीगेट का आ गया, वाटर का आ गया, और कोई जो एडमिक्सचर है उसकी जब बात करते हो तो इस सारे मिक्सचर को बोलते क्या है, कंक्रीट बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। फिर हमने ये बात कर ली। फिर हमने देखा सर ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है एक होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, एक होता है सर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये याद रखना, पहले में 3 होते हैं, दूसरे और तीसरे में 8-8 होते हैं। पहले में सर M10 से लेके M20 तक होता है सर, 15 3 ही होते हैं ना इसमें। इसकी बात करेंगे M25 से लेकर M60 तक सर चलता है। इसकी बात करेंगे इसमें सर 65 से लेके 100 तक चलता है। याद रखना कि अगर M60 से ऊपर वाले, अगर हम कंक्रीट की बात करेंगे तो याद रखना यहाँ पर जो एज पर IS 456 की स्पेसिफिकेशंस वैलिड नहीं है। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, स्पेशलाइज्ड लिटरेचर पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक नोट में याद रखना है, फॉर द कंक्रीट ऑफ ग्रेड अबव M60 जो स्पेसिफिकेशंस लिखी गई हैं IS 456 में, दे आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो अबव 60 के लिए स्पेशल आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं ESC में। शायद ये एक लाइन लिखी हुई है तो आपको याद, ठीक है। उसके बाद हमने सीमेंट कंक्रीट की बात की, तो सीमेंट कंक्रीट की हमने सिंपली ये बात की कि सर अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऊपर से सर UDL या कोई भी लोडिंग लगी हुई है, तो सर इस लोडिंग की वजह से आपका बीम बेंड होगा, बीम बेंड होगा, बेंडिंग की वजह से सर ऊपर टॉप पे कंप्रेशन आ जाएगा, नीचे टेंशन आ जाएगी। और सर हमको पता है कि जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो सर वीक होता है किसमें, ये सर वीक होता है आपका टेंशन में। तो वीक होता है टेंशन में, तो इसलिए आपने क्या किया सर, कंक्रीट में टेंशन आ रही थी, इसको आपने वीक वीक की जगह क्या किया, आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो अब इसको सीमेंट कंक्रीट को हम RCC बोल रहे हैं। रिइंफोर्स किया हमने किससे, स्टील से, बैम्बो से भी कर सकते हैं, अलग अलग हमारे पास सारे मटेरियल हैं, लेकिन हम किसके साथ जाएंगे, स्टील के साथ जाएंगे, क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है। तो इसलिए जब भी टेम्परेचर वेरिएशंस आएंगे तो उसकी वजह से जो इनमें डिफॉर्मेशन आएगी कंक्रीट और स्टील में, दोनों में सेम आती है लगभग, इसलिए हम स्टील को यूज करते हैं और ये इकोनॉमिकल है। बाकी जो मटेरियल्स हैं वो भी डक्टाइल मटेरियल प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हम उनको अनइकोनॉमिकल की वजह से यूज नहीं करते हैं। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा, ठीक है, तो बाकी कल पढ़ते हैं। ये नोट्स जो है, ठीक, ये नोट्स आपके प्रॉपर बन जाएंगे RCC के। ठीक, अभी कोशिश करेंगे, देखो रात को लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं 7 बजे क्लास नहीं ले पाया। कोशिश करेंगे क्लास 7 से लेके 8:30 बजे तक हो, फिर जाके ये हमारा मतलब महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें अभी भी बोल रहा हूँ आपको समझने वाली है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी है उसको मैं आपको लिख लूंगा। तो जिसको नोट्स बनाने हैं साथ साथ में बना भी सकता है, ठीक है, जो रिकॉर्डेड भी देख रहा है। जिसको नहीं बनाने, लास्ट में मैं आपको ये PDF शेयर कर दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।